इसको ट्राई कर लेना। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। चलो, एक बच्ची है साक्षी, उसने एक क्वेश्चन भेजा था, कल बताया था वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कोई बीकर के अंदर एक सेल रखा 12:10 12:10 पे बीकर के अंदर एक सेल रखा और सेल साइकिल जो है वो 90 सेकेंड का। साइकिल जो है वो 90 सेकेंड। आफ्टर 10 मिनट द बीकर इज 1/16 फुल। 1/16 कितने टाइम पे है? आफ्टर 10 मिनट मींस 12:20 पे ये सेल से कितना बीकर भर गया था? 1/16। पूछा है इस बीकर को हाफ फुल होने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन है कि 12:20 पे ये बीकर 1/16 फुल है, तो इस बीकर को हाफ फुल होने में कितना टाइम लगेगा यदि सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 90 सेकेंड का। क्या बात? ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर है क्या? पॉज हो रहे हैं सर। Yes, sir. Blur है। ठीक है, अभी नेटवर्क चेंज कर देता हूँ। सर सेल डिवाइड 90 सेकंड में हो रहा है। सेल डिवाइड कितने टाइम हो रहा है? 90 सेकंड। 1/16 फिल है कब? 12:20 पे। तो आधा कब भरेगा? देखो, आधा भरने का मतलब कितनी बार डिवीजन होना चाहिए? 1/16 है, फर्स्ट डिवीजन हुआ तो कितना हो जाएगा? 1/16 का डबल 1/8, यानी 90 सेकंड के बाद में कितना हो जाएगा वो? 1/8। अगले 90 सेकंड का मतलब क्या हुआ? अगले 90 सेकंड में 1/8 जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 1/4 फील्ड हो जाएगा।
अगले 90 सेकंड में क्या होगा? अगले 90 सेकंड में थर्ड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 1/4 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2 हाफ। ये तो पूछा था, हाफ कितने देर के बाद में हो जाएगा? 3 सेल डिवीजन के बाद में वो हाफ हो जाएगा। समझ गए क्या? इसका मतलब टोटल कितना टाइम और लगेगा इसे? 270 सेकंड्स और लगेंगे, यानी 12:20 पे यदि ये 116 फील्ड था तो 270 सेकंड के बाद में 270 सेकंड के बाद में ये कहां तक पहुंच जाएगा? हाफ तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया? 270 सेकंड का मतलब कितना हो गया? कितने मिनट? 4 मिनट 30 सेकंड। ये होगा 270 सेकंड का मतलब कितना? 4 मिनट 30 सेकंड। ऐड कर दो, इसके अंदर कितना हो जाएगा? 12:24 30 सेकंड में लिखा हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। समझ गए क्या साक्षी बच्चे? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? नहीं आते, लेकिन ये है तो बहुत इजी, मैथमेटिक्स है ये नॉर्मल मैथ्स है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफ्यूजन के टाइप्स जो है वो पढ़ लिया था। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है वो देख लिया। ठीक है, हेलो सर। हाँ बच्चे। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, आप पढ़ाते हो उसको पीडीएफ नहीं मिल सकता क्या? क्योंकि ना इधर बहुत ही ना ब्लर होता है तो डेली का प्रॉब्लम्स होते हैं सर। तो बच्चे देखो, ब्लर वाली प्रॉब्लम जो है वो वैसे तो नहीं हो रही, क्योंकि मतलब हम रेगुलरली बच्चों के कमेंट्स वगैरह देखते रहते हैं। यदि कभी नेटवर्क इशू होता है तो हम डेफिनेटली नेटवर्क भी चेंज कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट सर बिल्कुल उनसे राजीव सर एकदम क्लियर आ रहा है, एकदम क्लियर है। और इस लड़की से पूछो कि बोर्ड पर ग्रीन बोर्ड का पीडीएफ कैसे बन सकता है। ये तो कोई टेक्निक बता देगी तो हम बना देंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पीडीएफ वाली बात नहीं है। इमेजेस जो होते हैं ना, स्क्रीनशॉट वगैरह जो बच्चे लेते हैं वो शेयर कर लो ऐसा तो ग्रुप में। नहीं अभी बहुत क्लियर है सर, मुझे रीडेबल है, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। नो सर, इधर घर से नेटवर्क इशू है, ऐसा बोल रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। इसमें ना देखो, इसमें दो चीजें हैं कि एक तो क्या हो सकता है, देखो लास्ट लेक्चर में जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी उसको ध्यान में रखते हुए मैंने हर बार जब भी बोर्ड पे लिखा तो मैंने तुम्हें वो दिया कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो आगे होके बोल के। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, तुम्हारे फ्रेंड्स में मतलब आपस में ही एक दूसरे को जिसका लग रहा है कि मेरा स्क्रीनशॉट क्लियर है वो शेयर कर दें। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हो। और या फिर ये तो रिकॉर्डेड होते हैं ना वीडियोस, रिकॉर्डेड होते तो तुम चाहो तो बाद में कभी जब तुम्हारा नेटवर्क अच्छा है उस टाइम पे तुमने फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके और उस टाइम पे स्क्रीनशॉट्स ले लिए। ओके सर, थैंक यू। मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल हैं। बाकी जहां तक नोट्स की बात है कि तुम्हारे पास नोट्स जो है वो तुम एनसीईआरटी की बुक जो है ना उससे ही पढ़ो। जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग को बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाता भी नहीं हूँ, समझाने के लिए इलस्ट्रेशन जरूर से नहीं लेता हूँ। ठीक है, नई सिंपल बात समझ में आ रही थी तो हमने लास्ट लेक्चर में अजीब अजीब से एग्जांपल लिए ताकि तुमको समझ में आ जाए। बट बातें जो है ना वो कोर तो उसका वही चल रहा होता है जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जहां पर भी दिक्कत होती है या जो भी, तो तुम मुझे पूछ सकते हो। यदि तुम्हें कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो। बाकी फोकस करो कि थियरी जो पढ़नी है ना वो एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। थियरी जो करना है ना वो एनसीईआरटी से करना है। उसको समझने में जहां पर भी दिक्कत आती है वो तुम मुझे रिपीट करके तुम पूछ सकते हो क्लास में। क्लास के बाद में भी यदि तुमको लगता है तुम व्हाट्सएप में पूछते हो तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि तुम्हें रिप्लाई कर दूँ। कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे लगता है क्लास में एक्सप्लेन करना ज़्यादा ठीक रहेगा तो क्लास में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना? हेलो सर, हाँ बच्चे। एक लाइन बता दीजिए सर, नहीं समझ में आ रहा है। ये विसरण गैस द्रव में स्पष्ट परिलक्षित होती है, जबकि ठोस में ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है। देख, ये सेंटेंस इंग्लिश वाली बुक में पढ़ोगे तो अलग, हिंदी वाली बुक में पढ़ोगे तो अलग लिखा होगा। अगेन ट्रांसलेशन मिस्टेक है यहाँ पर हिंदी वाली बुक में। इंग्लिश वाली बुक में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश वाली बुक में लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर प्रोबेबल और मोर फ्रीक्वेंट और मोर लाइकली करके लिखा हुआ है वहां पर। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली एज कंपेयर टू डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, ऐसा लिखा है। ठीक है, हिंदी में मीनिंग के लिए बताऊं तो ठोसों
में विसरण ज्यादा संभव है ठोसों के विसरण के तुलना में। कैसे समझोगे? हिंदी वाला सेंटेंस जो है वो तो बहुत आसान है, हिंदी में जो लिखा है वो तो बहुत ही आसान सी बात है कि भाई कोई भी ठोस है तो या कोई भी चीज है उसमें गैस या द्रव का विसरण ज्यादा, जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा मात्रा में वो ज्यादा विस्तृत हो सकता है। अब मान लो दो ठोस पदार्थ दिया और इन दोनों को आपस में विस्तृत करने की कोशिश करो तो आसान होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। ठीक है, तो ठोस का ठोस में विसरण तो बड़ा ही मुश्किल होगा। ठीक है, अब समझो इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है वो क्या कहता है। वो ये कहना चाहता है कि मान लो मेरे हाथ में दो चौक हैं, या ज्यादा कर लेते हैं, मेरे हाथ में 4 चौक है, मेरे हाथ में चौक की सांद्रता जो है वो 4 है, और तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हारे हाथ में चौक की सांद्रता कितनी है? 0। मेरे हाथ में चौक की सांद्रता 4 है, तुम्हारे हाथ में चौक की सांद्रता 0 है, तो चौक जो है उसका विसरण तुम्हारे पास हो जाना चाहिए। रूल तो ये बोलता है ना, जहां पर ज्यादा सांद्रता है वहां से जहां पर कम सांद्रता है वहां पर चीजों का विसरण हो जाना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है क्या? नो सर। क्यों नहीं हो रहा? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है? ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चौक का विसरण हो जाए तुम्हारे पास, इसमें क्या मतलब गड़बड़ है इसमें? सर सॉलिड है ना? सर ठोस है। नहीं, क्वेश्चन ये गलत है कि यहाँ पर जब हम विसरण की बात करते हैं तो एक ठोस पदार्थ के विसरण की बात करना ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए? इस ठोस पदार्थ के अणुओं के विसरण की बात करना चाहिए। समझिए क्या? भाई ठोस पदार्थ है, पूरा चौक के विसरण की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, इसके अंदर जो चौक के अणु है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है, उनका विसरण होना चाहिए यहाँ से तुम्हारे पास में। लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कोई भी ठोस पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, अणु एक दूसरे को कस के पकड़े हुए रहते हैं। ठोस कैसे बना है? कोई भी ठोस पदार्थ कैसे बना है? ठोस पदार्थ इसलिए ठोस है क्योंकि उसके अणुओं ने एक दूसरे को क्या किया हुआ है, कस के पकड़ा हुआ है। अंत कस के पकड़ा हुआ है तो वो इजीली फूट के भाग नहीं रहा है। यदि मैं उस ठोस को इतना गर्म कर दूं कि अणु की ऊर्जा इतनी बढ़ जाए वो इसको छोड़ के भाग जाए, तो क्या उस कंडीशन में विसरण हो जाएगा? सर आप इंग्लिश में बताओगे क्या? समझ नहीं आ रहा। यस सर, हो जाएगा। है ना? ठीक है बच्चे, तो क्या समझ रहे हो कि whenever we are talking about diffusion, we need to think about the diffusion of molecules. Molecules of the solid, not the complete solid material. So when we are talking about the diffusion of a sugar, suppose एक शक्कर का इतना बड़ा ढेला है, मिश्री है, और हम क्या बात करें, मैंने उसको कहाँ पे रख दिया? पानी में। And now we are talking that the sugar molecule should diffuse in water. Why it is not diffusing? Whenever we are talking about diffusion, we have to talk about the single molecule, each and every molecule of that particular solid that should be diffused in the surrounding medium. समझ गए क्या? सर अब हिंदी में एक बार बोल दो। अरे बच्चे रहते सर हाँ समझ यस सर, आप समझ आ गया। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि ये जो चौक है, इस चौक के पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स है उनका डिफ्यूजन होना चाहिए। उनका डिफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चौक के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं। In any solid, the molecules are tightly attached with each other. That's why they are not being released easily. It can be released only when we provide it a very high energy, और इतना हाई एनर्जी हम उसको दे दें कि वो मॉलिक्यूल भाग जाए वहां से, तब डिफ्यूजन हो सकता है। तो डिफ्यूजन का कांसेप्ट समझ में आ गया कि कोई भी पार्टिकल डिफ्यूज हो रहा है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है कि लिक्विड में कि गैस में? किसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस? सर गैस गैस में। गैस में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड। गैस का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड का उससे कम होगा, और सॉलिड का उससे भी कम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो बात हुई, ये तो पहला एस्पेक्ट है, तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, मान लो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और यहाँ पर
गैस है या लिक्विड है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये इस सॉलिड के अंदर डिफ्यूज होता है। नाउ वी आर गिविंग द मीडियम ऑफ सॉलिड, मीडियम इज सॉलिड एंड द पार्टिकल टू बी डिफ्यूज्ड इज गैस। ये इसके अंदर डिफ्यूज हो जाए, क्या ये गैस जो है वो इस सॉलिड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है क्या? यस सर। किस चीज पर डिपेंड करेगा? मान लो हमारे पास एक वैक्स का ब्लॉक है, वैक्स ब्लॉक, और एक लकड़ी का ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक। वी आर टेकिंग दीस टू एज मीडियम, और यहाँ पर हमने डाला पानी, यहाँ पर भी हमने डाला पानी। मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ वाटर का डिफ्यूजन किस सॉलिड के अंदर हो जाएगा, किसके अंदर नहीं होगा? वुडन ब्लॉक में हो जाएगा। वुडन ब्लॉक में हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। क्यों भाई? दोनों जगह वाटर की फ्री एनर्जी ज्यादा है, बराबर है, लेकिन तुम बोल रहे हो एक में डिफ्यूजन हो जाएगा, एक में डिफ्यूजन नहीं होगा। क्यों एक में डिफ्यूजन हो जाएगा, क्यों दूसरे में डिफ्यूजन नहीं होगा? Because one more factor there is very important for diffusion, that the space between the particle of medium should be high so that diffusion will be high. यानी यदि वुडन ब्लॉक के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, एफिनिटी है, तो क्या होगा? तो पानी चला जाएगा। But if the space between the wax block is negligible or very low, it is not allowing water to enter in this. तो दो चीजें हो गई। यदि हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो एक तो ये मॉलिक्यूल जो डिफ्यूज हो रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई गैस में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। दूसरा कि जो मीडियम जिसमें डिफ्यूज हो रहा है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जितना स्पेस कम होगा उतना उसमें डिफ्यूजन कम होगा। तो हम क्या देखते हैं कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस दो मॉलिक्यूल के बीच में जगह है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? गैस के अंदर डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। लिक्विड देख रहे हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, उनके बीच में हमने देखा कि स्पेस और वाटर जो उनके बीच में स्पेस कम है, लेकिन है ना, तो इसमें भी हमने देखा डिफ्यूजन हो गया। लेकिन यदि हम सॉलिड की बात करें जहां पर हमने देखा मॉलिक्यूल्स बहुत पास-पास में, स्पेस बहुत ही कम है, तो क्या होगा? वहां पर डिफ्यूजन सबसे कम हो जाएगा। तो सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन क्यों नहीं हो पा रहा? दोनों ही नेगेटिव चीजें हैं। क्या? एक तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है, और दूसरा जो मीडियम है उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, वहां पर जब डिफ्यूजन की बात करें तो कुछ समझ नहीं आ रहा डिफ्यूजन कैसे होगा, बहुत ही मुश्किल है। आई बात समझ में? यस सर। मेरे पास सर सर अपहिल परिवहन क्या होता है? अपहिल परिवहन अभी पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट को हम। इसमें लिखा है कि ना साधारण विषरण में होता है, सुषाद परिवहन में होता है, लेकिन सक्रिय परिवहन में अपहिल परिवहन नहीं होता। उल्टा बोलो, ऐसा ही तो लिखा है सर। उल्टा बोलो बच्चे। वो सर एनसीईआरटी बुक आगे में है मेरे। अरे उल्टा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि सॉलिड में यानी चॉक जो है, इस चॉक के अंदर पानी डालूंगा तो चॉक में वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जा सकते हैं, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जब पानी में ही चॉक डालूंगा तो वो चॉक इजीली नहीं खुलता है। तो सॉलिड के अंदर पानी यानी सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन मोर लाइकली है एज कंपेयर टू सॉलिड। जैसे लकड़ी का एग्जांपल ले सकते हो कि लकड़ी के ऊपर पानी डाला तो पानी अंदर चला गया, लकड़ी में डिफ्यूज हो गया, वुड में या सॉलिड में डिफ्यूज हो गया। बट ऐसे हमने पानी के अंदर लकड़ी डाला तब वो डिफ्यूज नहीं हो रहा, तब वो नहीं खुल रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट रीजन एंड एक्सप्लेनेशन। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे आज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की। सर बताओ ना क्या होता है क्या बता रहा हूँ अपहिल परिवहन? और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपस में बात करो, इधर ध्यान। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन क्या होता है? हमने पहले भी बात की थी कि जब हमने देखा था पदार्थों का परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस
against concentration gradient. जब पदार्थों का परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत हो, यानी जहां पर कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, and ATP or energy is required, और उसमें ATP या एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती हो, तो उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसफर। अब अपहिल डाउनहिल वाला कंसेप्ट क्या है? यदि मान लो यहां से किसी पत्थर को नीचे भेजना है, ये पहाड़ के ऊपर एक पत्थर है, इस पत्थर को नीचे भेजना है, तो क्या हमें बाहर से एनर्जी की जरूरत होगी या ये खुद लुढ़कता नीचे चला जाएगा? खुद चला जाएगा। खुद चला जाएगा। यानी ऐसा प्रोसेस जो नेचुरली हो रहा है, उसमें हमें एनर्जी की देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डाउनहिल प्रोसेस। जो उस पार्टिकल के अंदर खुद की जो फ्री एनर्जी है उसकी वजह से ये चला जाएगा, उसे हम बोलेंगे डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या अपने आप हो जा रहा है क्या बिना एनर्जी के? नो सर। क्या डाउनहिल करोगे क्या? नहीं, यहाँ आप लोग। लेकिन यदि किसी पत्थर को उल्टा ऊपर पहुंचाना होता, नीचे से ऊपर पहुंचाना होता, तो क्या तुम्हें धक्का दे करके पहुंचाना पड़ता? यस सर। की नहीं होती। तो वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी देना पड़ता है अगेंस्ट ग्रेडियंट भेजने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? अपहिल। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलोगे? अपहिल ट्रांसपोर्टेशन। यस, इसे हम अपहिल प्रोसेस या अपहिल ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये सब क्या है? डाउनहिल प्रोसेस। समझ गए क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के एग्जांपल क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के एग्जांपल क्या है? Na+ आयन का जाना। पंप जितने भी दुनिया भर के सोडियम पोटेशियम पंप, मान लो कहीं तुमने प्रोटॉन पंप पढ़ा हो अपने जीवन में, कहीं पे कैल्शियम पंप पढ़ा हो, कहीं पे K+H+ पंप पढ़ा हो, ये दुनिया भर के पंप जो तुम पढ़ते हो वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत एटीपी कंज्यूम करके पदार्थों का परिवहन करता है। इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रखते हैं। तो क्या सोडियम पोटेशियम पंप या जो भी पंप तुम पढ़ रहे हो, इसमें मोस्टली हम क्या देख रहे हैं? आयंस वगैरह जा रहे हैं या लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जा रहे हैं और सांद्रता प्रवणता के विपरीत जा रहे हैं? क्या इनके अंदर कैरियर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं? नहीं। सोच लो ठीक से। अरे भाई, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो बिना कैरियर प्रोटीन के लेके चला जाएगा क्या? नो सर। बिल्कुल, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है क्या करता है? वो सोडियम को, कितने सोडियम को? 3 सोडियम को बाहर से अटैच करवा के कहां भेजता है? अंदर। और 2 पोटेशियम को अंदर से कहां पर भेजता है? बाहर, सांद्रता प्रवणता के विपरीत। और इस प्रक्रिया में एटीपी जो है वो भी खर्च करता है। तो ये क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? एक कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन। तो ध्यान रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा कैरियर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी और वो एनर्जी भी कंज्यूम करेगा। तो क्या ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी स्पेसिफिक होगा जिन बातों को भेजना है उसके लिए? क्या ये फिक्स होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है इससे सोडियम और पोटेशियम का ही ट्रांसपोर्ट होगा? क्या इससे हाइड्रोजन का भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्या? नो सर, फिक्स होगा। फिक्स होगा। यानी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है क्या? स्पेसिफिसिटी। क्या यहाँ पर भी स्पेसिफिसिटी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर, मिलेगी। क्या ये भी संतृप्तता, सैचुरेशन एंड ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा?
बोलो यहाँ पर भी क्या, कितने मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, वो डिपेंड करेगा कि कितने पंप मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। यस सर। यस, तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। और saturation मतलब भाई यदि हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर 10 सोडियम पोटेशियम पंप है तो एक साथ 30 सोडियम का ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं क्या? 40 हो सकते हैं क्या? 50 हो सकते हैं क्या? नो सर। एक सेकंड में या एक साथ में 30 ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो एक लेवल से ज्यादा स्पीड से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है, यानी ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होगा, परिवहन संतृप्तता जो है वो देखने को मिलेगी। और ये भी प्रोटीन है, तो क्या इन्हें भी कोई जो इनहिबिटर होंगे उनके द्वारा संतुलित किया जा सकता है? बोलो, कैन बी इनहिबिटेड बाय प्रोटीन साइड चेन इनहिबिटर। क्या इन्हें भी प्रोटीन साइड चेन इनहिबिटर्स के द्वारा संतुलित किया जा सकता है कि नहीं? यस सर। यस, किया जा सकता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसी है। क्यों? क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में ही वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लियर होगी बात सबको? यस सर। अब एनसीईआरटी की बुक में जो टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर कंपेयर किया हुआ है डिफ्यूजन को, सिंपल डिफ्यूजन को, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, तुम उस टेबल को आराम से पढ़ सकते हो, तुम्हें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है क्या? यस सर। ठीक, तो ये होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट वाटर रिलेशन। पारक जल संबंध। हेलो सर, ये लास्ट लाइन एक बार और बताइए ना। लास्ट लाइन में ये बोली कि कोई भी प्रोटीन जो काम कर रहा है, यदि कोई इनहिबिटर इसके ऊपर जुड़ जाए, ऐसे इनहिबिटर जो क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर दे, इसको काम करने से रोक दे, तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। तो किसी इनहिबिटर द्वारा इसको संदर्भित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से पादप जल को अवशोषित करता है, लेता है। किसी भी जीव के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर होता है, और वाटर जो है वो उसे एक ऐसा माध्यम, ऐसा मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है। जल जो है वो एक ऐसा माध्यम दे रहा है, मीडियम दे रहा है जिसके अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, और साथ ही पानी जो है वो एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा माध्यम है जो तापमान में परिवर्तन को भी काफी हद तक रेगुलेट कर लेता है। यदि मैं पूछूं कि हमारे अंदर पानी की जगह अल्कोहल यदि भरा होता, यदि हमारी कोशिकाओं में जो मीडियम है वो वाटर की जगह पे अल्कोहल होता, तो क्या दिक्कत होती? मान लो हम ये भी मान लें कि वो बायोमॉलिक्यूल ऐसे इवॉल्व होते हैं हमारे बॉडी में जो उस अल्कोहल वाले मीडियम में डिफरेंट रिएक्शन कर रहे होते ताकि हम जिंदा रह पाए, तो भी एक दिक्कत होती। क्या सर, हर चीज उसमें डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता ना? मान लो कि वो बायोमॉलिक्यूल उसी हिसाब से इवॉल्व हुए होते कि अल्कोहल के अकॉर्डिंग बने हुए होते, तब क्या होता? सर डिफ्यूजन प्रॉपर है वो तो ठीक है, यदि अल्कोहल माने तो अभी मीडियम इम्प्रॉपर हो जाएगा, लिक्विड जो है डिसॉल्व हो जाएगी, तो अभी तो गड़बड़ हो जाएगी। बट बाय चांस यदि ऐसा होता कि चलो उसी मीडियम के अकॉर्डिंग बायोमॉलिक्यूल्स अरेंज हैं और ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं, तब भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम रह जाती। वो क्या? वो ये प्रॉब्लम रह जाती है कि हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है, धूप में तो बच्चा जो है वो बाहर घूमने निकला है, कपड़े मारने निकला है, क्या होगा?
धूप में जा रहा है, पता बड़ा गर्मी बढ़ रही है भयानक और अल्कोहल है मीडियम, क्या होता? उसे अपने कपड़ों पे एक बोर्ड लगा के जाना पड़ता, हाईली इन्फ्लेमेबल। उसे अपने कपड़ों पे एक बोर्ड, पीछे एक वो मैसेज लिखना होता है कि हाईली इन्फ्लेमेबल, पता बड़ा बहुत गर्म होगा, ब्राउन से बोल होता है कि नहीं? भाई बड़े बड़े मोटे मोटे टैंकर के अंदर जब अल्कोहल या कुछ ऐसी चीजें लेके जाते हैं तो लिखा हुआ होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, पता बड़ा फूट गया। तापमान नियंत्रण नहीं हो पाएगा और ज्यादा टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएंगे, वो फूट जाएंगे और उन्हें आग लग जाएगी, ऐसे सब भी दिक्कत हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम बात करें तो वाटर एक ऐसा मीडियम है जो जल्दी गर्म नहीं होता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है। यदि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन करके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर पाएगा। तो ऐसी सब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है वाटर की, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेन जो मीडियम है या बॉडी का ज्यादातर पार्ट जो है वो पानी होता है। अब कंपैरिजन के लिए बात करें तो जैसे वाटरमेलन है, एनसीईआरटी की कुछ डेटा बता दे रहा हूं। वाटरमेलन, तरबूज के अंदर कितना 92% वाटर, जो हर्बेशियस प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट के अंदर 90% वाटर होता है। यदि हम सीड की बात करें तो सीड के अंदर कितना 10 to 15% वाटर, ये कमाल हो गया। और कम पानी है ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम रहे और वो क्या कर पाए, इनएक्टिव फॉर्म में जब तक की फेवरेबल कंडीशन नहीं हो। इसके अलावा जो बेस प्लांट है वो 3 लीटर पर डे के हिसाब से वाटर एब्जॉर्ब करता है, 3 लीटर पर डे। मस्टर्ड प्लांट जो है वो अपने वेट के बराबर पानी जो है वो 5 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या ये सारी की सारी बातें एनसीईआरटी में दी हुई है? क्या पढ़ाई है तुमने कभी? यस सर। हाँ, ठीक, ध्यान रखना है, कुछ भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिए हुए हैं और नॉर्मली जब हम क्रॉपिंग करते हैं तो उसमें तुम देखते हो कि नॉर्मल क्रॉपिंग के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मल क्रॉपिंग के टाइम पे पौधों को, प्लांट्स को बार बार पानी देना पड़ता है। किसान जो है वो अपने खेतों में बार बार पानी देना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, प्लांट मारे जाएंगे। बच्चे ये जो डेटा है ये तुम्हें नोट नहीं करना है, एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनो। एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, वहां पर तुम्हें डेटा मिलेगा। तो फिर कंसेप्ट यहाँ पर देखो क्या है, ऑस्मोसिस। प्लांट प्रोपगेशन में सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोसिस, परासरण की। क्या होता है परासरण? तो बच्चे बताओ परासरण क्या होता है? जब पानी की कण है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, मतलब विलायक वाटर मॉलिक्यूल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, सही की गलत? तो सही है, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो बताना सही है कि गलत है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम lower concentration to higher concentration। सर अर्ध पारगम्य में जल्दी आएगा। through semi permeable, अर्ध पारगम्य semi permeable और चयनात्मक पारगम्य, क्या बोलते हो, selectively differentially permeable। मेम्ब्रेन जल के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की और अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन ऑस्मोसिस कहलाता है, सही की गलत? क्या ये डेफिनेशन सही है कि गलत है, बोलो। सर इसमें भी तो हाई हो जाता है ना, उच्च विभव से उच्च रसायन विभव की ओर। क्या यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए क्या? यस सर।
पानी का थोड़ी ना बोल रहे हैं, वो तो उसके विलेय पे निर्भर कर रहा है ना। अगर विलेय ज्यादा होगा तो पानी ऑलरेडी कम हो जाएगा फिर तो। पानी के बारे में सही बोल रहे हो, ये डेफिनेशन जो है इसका मतलब बिल्कुल सही डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने अपने जीवन में कंसंट्रेशन का मतलब एक ही चीज सीखा। कंसंट्रेशन का मतलब एक ही चीज सीखा है। क्या सीखा है? कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, प्रति इकाई आयतन विलायक या विलयन में जो सॉल्यूट की मात्रा होती है उसे ही कंसंट्रेशन बोलते हैं। यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बोलेगा तो हम विलयन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और ये बोले कि जहां पर विलय के अणु कम सांद्रता में है वहां पर विलायक का अणु ऑटोमेटिकली क्या होगा? रिलेटिवली बिल्कुल सही बात है। अगर मैं वहां पर जल विभव के बारे में बोलती तो लाइन को उल्टा बोलती, लेकिन मैं तो विलेय को लेके बोली, तब तो सही ही बोली थी। यस, तो यहाँ पर यदि जनरल डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। यदि हमें इसे दूसरे रूप में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल from its higher concentration। अब यहाँ पर its higher concentration बोलने का मतलब क्या है? वाटर की खुद की ज्यादा सांद्रता, और इसको जो हायर वाटर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन और बोल सकते हैं हायर वाटर पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल to lower concentration or lower potential, lower chemical potential through semi-permeable membrane और selective equilibrium। तो दोनों तरीके से परिभाषा को बोली जा सकती है। जब तुम्हें कुछ नहीं पता कि किसकी कंसंट्रेशन बोल रहे हैं तो तुम समझ जाओगे कि वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। और यदि स्पेसिफिकली बोलते वाटर की कंसंट्रेशन तो क्या बोलोगे? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, या हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इससे ही हम क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस बोल देते हैं, परासरण बोल देते हैं। क्लियर बात सबको? क्या होता है स्क्रीनशॉट ले इसका? हो गया सर। ठीक। अब यदि मैं इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछूं तो मुझे लगता है तुम सब इसका आंसर कर। हमें एक बीकर है और अर्धपारगम्य में झिल्ली है। क्या सब बच्चों को अर्धपारगम्य में झिल्ली और चयनात्मक पारगम्य में झिल्ली का अंतर बताया गया? अर्धपारगम्य में झिल्ली वो होती है जो केवल विलायक कणों को जाने देती है, लेकिन चयनात्मक पारगम्य में जो है वो विलायक और विलेय दोनों के अणुओं को जाने देती है, लेकिन सिलेक्टिवली, चयन करके। यहाँ पर मान लो एक सॉल्यूशन है 5 मोलर का, 5 मोलर सॉल्यूशन ए, और यहाँ पर मान लो 6 मोलर सॉल्यूशन बी। अर्धपारगम्य में झिल्ली द्वारा सेपरेट करके रखा हुआ है। बताओ जल का प्रवाह किधर से किधर होगा? ए से बी की बी से ए से बी, ए से बी, ए से बी। सब लोग देख रहे हैं कि जिसकी सांद्रता कम, हमने पहली परिभाषा में पढ़ी थी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, इसके ऊपर वाली जो परिभाषा लिखी थी उसके अकॉर्डिंग देखा सबने। या फिर यदि इसको अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी सांद्रता कम है तो वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ से
यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है बात सबको? ऑस्मोसिस जो है क्या वो एक प्रकार का सरल विसरण है कि सुसाध्य विसरण है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? परासरण एक प्रकार का सरल विसरण है कि सुसाध्य विसरण है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? So simple diffusion. यस, सुसाध्य विसरण है, diffusion। अब ऑस्मोसिस जो है उसका एप्लीकेशन है पोटैटो ऑस्मोसिस। अच्छा, ये ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी गर्म हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है पानी को जाने में? ऐसे नहीं कि पानी को जाने में क्या सर वॉइस बहुत कम आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। ना हो जाए, यानी साम्यावस्था स्थापित करना चाहता है ये, इसलिए ऐसा करता है। अब क्या तुमने अपने जीवन में कभी पोटैटो ऑस्मोसिस नाम की कोई चीज सुनी है क्या? सर प्रैक्टिकली Yes, किया sir. है। यस, प्रैक्टिकली क्या होगा? पोटैटो ऑस्मोसिस को हमने क्या किया, एक आलू लिया, उसको छीला और छील करके उसके अंदर क्या किया, ऐसा एक बॉक्स जैसा बना दिया उसके अंदर, और इसके अंदर भर दिया एक बिलियन। इसका मतलब यहाँ पर हमने भर दिया एक सॉल्ट सॉल्यूशन और इसको रख दिया मैंने कहां पर? शुद्ध जल में। इसके अंदर प्योर हो। बताओ, इस पोटैटो ऑस्मोस्कोप के अंदर जल का स्तर बढ़ेगा कि कम होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्या पानी इससे अंदर की तरफ आएगा क्या? यस सर। सही बात है। जहां पर पानी ज्यादा है, प्योर वाटर में बहुत सारा पानी है, जल विभव ज्यादा होगा। सॉल्ट सॉल्यूशन में जल विभव कम होगा, पानी जो है वो अंदर आ जाएगा, वाटर लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के बाद में देखेंगे तो वाटर लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? ऊपर बढ़ जाएगा। इसे हम बोलते हैं पोटैटो ऑस्मोसिस। यदि मैं इस एक्सपेरिमेंट में ये आलू जो है, ये कच्चे आलू की जगह बॉइल्ड पोटैटो रख के एक्सपेरिमेंट करूं तो क्या होगा? यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटो हो जाएगा। तो क्या होगा? बताओ। सर प्रोसेस ही नहीं होगी, मेमोरी नहीं डेड हो जाएगी। क्या होगा? सर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी ना, वो तो रहेगी नहीं। फिर क्या होगा? तो सर प्रोसेस कैसे होगी? फिर नहीं होगी ना प्रोसेस। जल का स्तर ऊपर बढ़ेगा कि नीचे हो जाएगा कि वैसे ही रहेगा? सेम रहेगा। वैसे ही रहेगा। नॉट चेंजेस सर। सेम ही रहेगा। नीचे बॉयल कर देंगे तो क्या होगा? नीचे। क्यों नीचे? सर क्योंकि जो उसके अंदर रहते हैं ना, जो भी जितने भी जिसके प्रोटीन्स वगैरह रहेंगे, स्टार्च वगैरह, वो टूट जाते हैं, फिर उसकी सांद्रता अंदर में बढ़ जाएगी, तो नीचे आ जाते हैं, जैसे अंडे में बढ़। कौन सी प्रक्रिया होगी? बाह्य पराशरण। पराशरण होगा कि नहीं होगा? ऑस्मोसिस तो होगा ही नहीं। बाह्य आंतरिक पराशरण जैसे शब्द जो है वो इस्तेमाल करना ही गलत है। पराशरण तो होगा ही नहीं। सर पर अंडे में तो ऐसा ही पड़ते हैं ना। तो ये तो आलू है, अंडा थोड़ी है। हाँ तो हाँ ठीक है सर, क्योंकि आलू को बॉईल कर दिया तो क्या होगा? उसकी पारगम्यता पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या अब उसकी झिल्ली अभी भी पारगम्य रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी सर। उसकी झिल्ली पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य नहीं रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से पारगम्य हो जाएगी कि अपारगम्य हो जाएगी? पूर्ण रूप से पारगम्य हो जाएगी कि अपारगम्य हो जाएगी? अपारगम्य सर। पूर्ण रूप से पारगम्य। कोई बोले पूर्ण रूप से पारगम्य हो जाएगी। क्यों? कैसे बता तुमको कि पूर्ण रूप से पारगम्य हो जाएगी?
कैसे बताओ तुमको? क्या तुम आलू की सब्जी बनाते हो अपने घर पे? यस सर। वेरी गुड बच्चे, आलू की सब्जी बनाती है बच्ची, इसलिए इसको पता है कि जब आलू की सब्जी बनाते टाइम क्या किया, पानी खोल रहा है, उसके अंदर आलू है, बॉयल हो रहा है, फिर उसने क्या किया, सब्जी के अंदर एकदम बढ़िया से नमक मसाला सब मिर्ची सब डाल दिया, काटना भी पड़ता है आलू। और जब हाँ काट करके, ठीक है बच्चे, और काट करके आलू डाला, उसके अंदर नमक मिर्ची सब डाल दिया है, और फिर जब सब्जी खाने बैठी है तो आलू को ऐसे जब रोटी के साथ खा रही है तो वो आलू नमकीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लगता है सर। सर नमक वमक अच्छे से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा ना, कुछ भी थोड़ी बनेगा। हाँ तो वो नमक जो है वो आलू के अंदर घुस जाता है कि नहीं घुसता है? सोच लो सही से। यस सर। अरे घुसने में लग रही है, नहीं घुसता है सर। नमकीन तो टेस्ट है, कैसे वो घुसेगा आलू का सर? रहता है कि ग्रेवी का रहता है, समझ ही आलू नहीं की आ रहा है कि सब्जी। वो नमकीन वाला टेस्ट कहाँ से आ रहा था। आज ट्राई करके देखेंगे खाते टाइम कि आलू नमकीन हुआ है कि ग्रेवी का नमकीन टेस्ट है। सर आज ही मेरे घर आलू सब्जी बना था। सर नमक नमक नहीं लगता, वो मिक्स हो जाता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, यदि क्या आलू बोल के रहे हैं समझ अंदर, नहीं। यदि तुमको सर आलू के आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, टेस्ट आ रहा आपकी है, आवाज ही नहीं आ रही है। आपका साउंड नहीं आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे तुम लोग शांत रहो ना, करोगे तब ना समझ में आएगा। थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है। यदि आलू के अंदर नमकीन टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब नमक के जो पार्टिकल हैं, NaCl के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या डिफ्यूज हो गए पोटैटो के अंदर? यस सर। इसका मतलब यदि कोई बच्ची बोल रही है कि इसको बॉयल कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, अब इसका झिल्ली जो है, मेम्ब्रेन जो है, वो क्या बन जाएगा, बिकम फुल्ली परमेएबल। यानी ये क्या हो जाएगा? सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, किसको पढ़ा रहे हो? अरे बच्चे कान चेक करना पड़ेगा, नहीं सुनाई दे रहा है तो। नो सर, वॉइस थोड़ा लो हो गई। ओके, आवाज पूरा ही लो हो ऐसा गया। कम सुनाई दे रहा है, बोलते कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अरे कैसे बात कर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर झिल्ली पारगम्य हो जाती है, यानी यही क्वेश्चन बॉइल्ड पोटैटो के साथ में पूछूंगा तो क्या बोलोगे, झिल्ली पारगम्य हो गई पूरी तरीके से नमक के लिए भी और पानी के लिए भी। तो इनका विसरण कुछ इस प्रकार से होगा कि नमक जो है वो और पानी क्या हो जाएंगे, सब एक लेवल पे आ जाएंगे, पूरी तरीके से घुल के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? नमक जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा आलू के अंदर, पानी का लेवल यदि बाहर कम है तो पूरा लेवल घटेगा, पानी का लेवल यदि बाहर ज्यादा है तो पूरा लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली पोटैटो ऑस्मोस्कोप वाला यदि जिंदा है तो क्या होगा, तो ऑस्मोसिस होगा। यदि ये मेम्ब्रेन डेड हो जाती है तो फिर ये परमेएबल हो जाती है और सरल मिश्रण होगा पानी का भी और नमक का भी, उसके अकॉर्डिंग आंसर ए होगा। ठीक है, तो पोटैटो ऑस्मोस्कोप तुम्हें समझना है। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, परासरण दाब क्या होता है। ऑस्मोसिस तो तुम समझ गए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है जरा वो भी बात करो। ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या कोई बच्चा परिभाषा बताना चाहता है ऑस्मोटिक प्रेशर का? सर परासरण को रोकने के लिए बाहर से जो ऐसा मतलब दाब लगाते हैं उसको, न्यूनतम दाब को, परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं बाहर से न्यूनतम दाब वो। चलो जरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तुमने एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा, फिशर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। यस सर। एनसीईआरटी में दिया होता है ऐसा एक फिशर ट्यूब जो नीचे की तरफ से फूला हुआ होता है, ऊपर ट्यूब जैसा होता है, और इस ट्यूब के मुंह पर हमने बांध दिया क्या, एक अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। कहां से आई ये अर्धपारगम्य झिल्ली? एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि जो एग है उसको एसिड में रखेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, उसका शेल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब जो एक पतली सी झिल्ली मिलेगी वो क्या होगी, वो सेलेक्टिवली परमेएबल या डिफरेंशियली परमेएबल या सेमी परमेएबल होगी। हमने क्या किया, वो झिल्ली बांधी यहाँ पर, ये क्या है, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। इस पूरे सेटअप को रखा कहां पर, स्वच्छ जल के एक बीकर में। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है प्योर वाटर।
सिशल ट्यूब के अंदर भर दिया हमने एक सांद्र विलयन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या भर दिया हमने भर दिया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बताओ जल का प्रवाह किधर से किधर होगा? बोलो। सर बीकर से होगा क्या ऐसा होगा क्या? यस कम से सर। ज्यादा तो अब पानी जा रहा है इसके अंदर, तो जो दाब लग रहा है क्या उसे हम परासरण दाब बोलते हैं क्या? सर बाहर से लगाएंगे। नहीं बोलते परासरण दाब, तो फिर किसे बोलते हैं? सर बाहर से मतलब जो भी प्रेशर लगाएंगे मतलब इस मैं तो प्रोसेस बाहर को से रोकने प्रेशर नहीं लगा रहा, तो क्या परासरण दाब नहीं होगा क्या? मैंने तो एक गिलास के अंदर पानी भर के रख दिया और इसके अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया मैंने, बायोमोलर का एक सॉल्यूशन बना दिया। तो क्या इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा क्या? होगा सर, इसके कारण होगा कि नहीं होगा? कोई दाब नहीं लगा रहा मैं तो। परासरण दाब 0 है क्या? नो सर। है क्या कुछ ना कुछ? यस सर। बाहर वाला दाब वाला क्या चक्कर है ये? सर इसमें तो पराशरण होगा ही नहीं ना। तो क्या इस सॉल्यूशन का हाँ, सर, परासरण दाब 0 मान लें? यस सर। नहीं नहीं। सर बाहर के अणु कुछ ना कुछ तो लगाएंगे परासरण वायु दाब में। है एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे परासरण दाब भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। चाहे तुम इसको कहीं पे भी रखो, कहीं पे भी रखो, है तो है। देखना होगा तब हमें ऐसा करना होगा, तब दिखेगा, तब हमें दिखेगा। अभी तुम्हें भले ही दिख नहीं रहा हो, लेकिन इसका परासरण दाब है, तो बोलेगा इस सॉल्यूशन का परासरण दाब निकालो, तो तुम निकालोगे कैसे? फॉर्मूला लगाओगे वही P इक्वल टू nRT वाला, P इक्वल टू n बाय VRT, P इक्वल टू CRT। P को यहाँ पर OP यही है, ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी, तो पाई से लिख देते हैं पाई इक्वल टू CRT। फॉर्मूले में कंसंट्रेशन लिखोगे, गैस कांस्टेंट लिखोगे, टेंपरेचर लिखोगे, सॉल्व करोगे, आएगा परासरण दाब कि नहीं आएगा? केमिस्ट्री पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं सर। पढ़ते हैं सर और आएगा सर। सर बर्कले की विधि में ऐसे ही पढ़ते हैं कि बाहर से लगाते हैं करके। अरे बच्चे बाहर से लगाते हो, वो तो तुम डिफ्यूजन में भी बाहर से लगा रहे थे बच्चे। हाँ सर diffusion में भी उसे बाहर से लगा रहे थे। तब मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि बाहर से क्यों लगा रहे हो? जस्ट टू मेजर इट। नहीं भी लगाते हो तो भी परासरण दाब तो विसरण दाब तो है। वैसे ही क्या होता है, जब ये पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा तो एक दाब अप्लाई करेगा इसके सॉल्यूशन पे। जब भी पानी अंदर आ रहा है, इसको प्योर वाटर में रखा है, पानी अंदर आ रहा है, तो अंदर आने से अंदर क्या दाब बढ़ेगा ये, और वो दाब जो इसके अंदर बढ़ रहा है उसी दाब को यदि नापना है तो नापने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक स्पिग्नोमीटर लगा दिया, विपरीत दिशा में दाब लगाना स्टार्ट कर दिया, और इसका पानी लेवल ऊपर ना बढ़े इतना दाब इसको रोकने के लिए लगाया जाता है, और जो रीडिंग यहाँ पर आती है उसे हम ओपी बोलते हैं। आई बात समझ में? ऊपर से दाब तुमने लगाए नहीं, तुमने मेजर किया है कि कितना दाब लगाने पर ये रुक जा रहा है। वो दाब अंदर जितना इकट्ठा होने से बना है, या पानी जितने दाब से अंदर आ रहा है, उस दाब को ही हम क्या बोल रहे हैं, विसरण दाब। समझे क्या? सर पराशरण बोलेंगे। परासरण दाब। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो यहाँ पर दिखेगा तुम्हें, वो इस वाटर का, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर दिखेगा कि कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दिखेगा? सॉल्यूशन का। सर पराशरण विभव किसको बोलेंगे फिर? अरे बच्चे अभी तुम फालतू में जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो ना। परासरण विभव की बात जब करेंगे तब करेंगे, अभी परासरण दाब तो समझो पहले। अभी तुम मुझे ये बताओ कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो यहाँ पर आ रहा है वो इस प्योर वाटर का है या इस सॉल्यूशन का है? सर वाटर का। इस वाटर का है, प्योर वाटर का है। हाँ सर। समझो
कंसेप्ट समझो देखो, प्योर वाटर, क्या प्योर वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डिफ्यूजन की पावर सबसे ज्यादा है क्या? शुद्ध जल के अंदर जल के अणुओं का डिफ्यूजन का पावर या काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है क्या? यस सर। यदि हमने उसके अंदर कुछ सॉलिड डाल दिया और इसे सॉल्यूशन बना दिया, तो क्या जल के अणुओं के डिफ्यूजन का प्रेशर कम हो गया क्या? यस सर। यहाँ पर जो पानी अंदर आ रहा है ना, तो उस पानी के अंदर आने को यदि एक्सप्लेन करना है तो तुम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर बाहर जो प्योर वाटर है उसका विसरण दाब बहुत ज्यादा है, अंदर जो सॉल्यूशन है इसमें जल के अणुओं का विसरण दाब कम है, इसकी वजह से पानी अंदर है। तो शुद्ध जल के कंपेयर में इसका विसरण दाब जितना कम है सॉल्यूशन का, वही उसका परासरण दाब कहलाता है। शुद्ध जल के कंपेयर में इस सॉल्यूशन के अंदर जल के अणुओं का विसरण दाब जितना कम है, वही उसका परासरण दाब कहलाता है। उसी प्रेशर से पानी खींच रहा है, और यदि मैं पानी को खींचने से रोकना चाहता हूं तो मुझे उतना ही प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। पिक्चर क्लियर हो गई? सर हाँ सर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि किप के ऊपरी भाग पर बाहरी दाब डाला जाता है ताकि सिलिका के माध्यम से किप में पानी विस्तृत ना हो। तो सर इसमें बाहर से दाब डाला जाता है बोल रहे हैं ना, और आप अभी बताए कि बाहर से दाब। बाहर से दाब तो मैंने लगाया, देखो ना डायग्राम में, लेकिन परासरण दाब वो दाब नहीं है जो मैं बाहर से लगा रहा हूँ बच्चे। देखो इसीलिए तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम समझो। अभी तक तुमने जो चीजें पढ़ी हुई है वो और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं तुम्हें कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ ना वो किताब की लैंग्वेज में तुम्हें फील हो जाएगा थोड़ी देर में कि परासरण दाब होता क्या है। ठीक है, तुम बुक की लाइन जो है उसको अभी एक बार के लिए साइड में रखो, तुम्हें बाद में अपने आप समझ में आ जाएगी, लेकिन एक बार के लिए तुम प्रोसेस को समझो तो तुम्हारे माइंड में पिक्चर बनेगी। अच्छा ये एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तुम्हें दिखने लगेगा अभी थोड़ी देर में क्या हो रहा है। ये जो प्रोसेस यहाँ पर पढ़ रहे हो उसमें हो क्या रहा है भाई, जल के अणुओं का डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये शुद्ध जल है। जैसे जैसे हम सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन प्रेशर कम हुआ, यहाँ पर ज्यादा है, पानी अंदर आएगा। यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर के डिफ्यूजन प्रेशर में जितनी कमी होती है उस प्रेशर से पानी को खींचता है। अब कितने प्रेशर से पानी को खींच रहा है वो नापना है, तो मुझे क्या करना होगा, उतना ही प्रेशर बाहर से लगा दूं, पता पड़ जाएगा कि कितना प्रेशर लगाया कि इसने पानी को खींचना बंद कर दिया। उस प्रेशर को मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा हूं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्टली क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन के अंदर पानी के अणुओं को खींचने की वो दाब है, जबकि इसे कहां पर रखा जाता है? शुद्ध जल में रखा जाता है। इसका मतलब यदि कोई मुझे बोलेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करो, तो मैं बोलूंगा कि कोई एक सॉल्यूशन है उसे शुद्ध जल में रखें, अर्धपारगम्य झिल्ली से सेपरेट करके, तो फिर जितने प्रेशर से वो पानी को खींच सकता है वही उसका परासरण दाब होता है। इसका मतलब अभी जो डायग्राम बनाया था कि 5 मोलर सॉल्यूशन है तो पूछे उसका परासरण दाब कितना है, तो मैं बोलूंगा कि इसको एक काम करो, शुद्ध जल में रखो, अर्धपारगम्य झिल्ली से सेपरेट करके, और देख लो कि कितने प्रेशर से पानी को वो खींच रहा है, वही उसका परासरण दाब होगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर अब कितने दाब से खींच रहा है वो निकालना है, तो हमको क्या करना होगा? तो हमको ऊपर से दाब लगाना होगा। सपोज मैंने 1 atm का दाब लगाया और मैंने देखा कि पानी आना नहीं रुका, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1 atm से ज्यादा है। मान लो मैंने 5 atm का प्रेशर लगाया, मैंने देखा कि पानी आना रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 atm से पानी को ऊपर खींच रहा था, मैंने 5 atm जब लगा दिया इसके ऊपर तो इसने पानी को खींचना बंद कर दिया, टोटल 0 हो गया। तो इसलिए हम कई बार जब डिफाइन करते हैं तो उसको ऐसे लिख देते हैं कि कितना दाब हम ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगा रहे हैं, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। वो दोनों एक ही बात है, जितने दाब से ये पानी को खींच रहा है उतना दाब हम ऊपर लगा देंगे, दोनों वैल्यू बराबर है, इसे ही हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या अब बात समझ में आई क्या? यस। यानी परासरण दाब क्या होता है? किसी विलयन का परासरण दाब एक्चुअल में पानी को खींचने की ताकत है, जबकि उसे कहां पर रखा जाता है? जब
क्योंकि उसे शुद्ध जल में रखा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करके। जब हम उसे नापते हैं तो उसको मेजर करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तभी तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए जब हम फॉर्मूला देख रहे हैं पाई इज इक्वल टू CRT या पाई इज प्रोपोर्शनल टू C, तो ये हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए चाहे वो प्योर वाटर में रखा हो, चाहे बॉटल में रखा हो, चाहे वो ग्लास में रखा हो, चाहे कहीं पे भी रखा हो, फॉर्मूला यही रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि ये उस सॉल्यूशन की पावर है कि जब भी हम इसे प्योर वाटर के अंदर रखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली से सेपरेट करके, तो जितने प्रेशर से वो पानी को खींचेगा वो बता रहा है हमें इसका पाई इक्वल टू CR। क्लियर हो गया बात सबको? डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो। सर हिंदी में बोलो तो एक बार डेफिनेशन को। हिंदी में बोल रहा हूँ, देखो यदि किसी विलयन को, यहाँ पे डायग्राम से देखो, डायग्राम से तुमको समझ आ जाएगा। यदि किसी विलयन को शुद्ध जल में अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करके रखा जाता है, तो विलयन उस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध जल के अणुओं को जितने दाब से खींचता है या परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में हमें जितना न्यूनतम दाब लगाना पड़ता है, उस दाब को ही हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब बोलते हैं। सर रखा जाता है के बाद बोलो तो एक बार। मैं याद रख के तो आया था, मैं लिख ही देता हूं। हाँ सर लिख ही दो एक बार। It is the minimum amount of pressure. It is the minimum amount of pressure when applied on a solution that is kept in pure water separated by semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane will stop the process of osmosis. Stop the process of osmosis. हिंदी में बोल रहा हूं, यह वह न्यूनतम दाब है, किसी विलयन पर लगाया जाने वाला वह न्यूनतम दाब है जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक देता है, जबकि वह विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके एक स्वच्छ जल में रखा हुआ हो या शुद्ध जल में रखा हो। समझ गए क्या? बात सबको क्लियर हो गया? तो किसी भी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर उस विलयन के अंदर पानी को खींचने की ताकत है, और ये ताकत क्यों आई है उसके पास? किसकी वजह से आई है? जल के अणुओं की वजह से कि विलय के अणुओं की वजह से? किसकी वजह से आई है ताकत? इसके पास पानी को अपनी ओर खींचने की ताकत किसकी वजह से आई है? बोलो किसकी वजह से आई है? बोलो ना। ये विलय के अणुओं की वजह से आई। विलय विभव के कारण उन्होंने ही क्या किया? इसके विसरण दाब को कम कर दिया, जल के अणुओं के विसरण दाब को कम कर दिया, जल की सांद्रता को एक तरीके से कम कर दिया, और इसी वजह से इसके पास पानी को खींचने की ताकत आ गई है, और जितने दाब से यह पानी को खींचेगा वही इस विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो सबसे सिंपल तरीके से क्या हुआ, समझ में आया तुमको? कि किसी सांद्र विलयन के अंदर विलयन के अणुओं की वजह से जल के अणु का डिवीजन प्रेशर कम हो गया, और शुद्ध जल में रखने पर यह जल के अणुओं को अपनी ओर खींचने लग गया। तो जितने ताकत से जल के अणुओं को खींचेगा, प्रेशर से जल के अणु को खींचेगा, वही उसका विसरण दाब हो जाएगा। अब यहाँ पर विसरण दाब दो प्रकार के सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या दोनों के अलग होता है? क्या अलग होता है? क्या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए पाई इक्वल टू CRT होता है, लेकिन इसको I से भी
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई क्या है? Van 't Hoff गुणांक। यस, Van 't Hoff फैक्टर। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। क्या पिक्चर क्लियर हुई? अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमने क्यों पढ़ा, मैंने तुम्हें ये किस लिए ऐसा बताया, अब समझो। अब एक क्वेश्चन से तुम्हें पता पड़ेगा कि हमने इतनी सारी बात क्यों की, इतने रूट लेवल से हम क्यों बात कर रहे थे। देखो ये अर्ध पारगम्य में झिल्ली है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, ये सॉल्यूशन है 5 मोलर NaCl सॉल्यूशन, ये है 6 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। पूछा है पानी का प्रवाह किधर से किधर होगा, ए से बी कि बी से? सर बी से ए। सर बी से ए। बी से ए से बी। ए से बी। सर बी से ए। बी से अरे इसका तो ए से बी बोल रहे हैं, तो बी से ए बोल रहे हैं। तो जो भी बच्चे ए से बी बोल रहे हैं उनका जवाब सरासर गलत है, बी से ए सही। अब देखो डेफिनेशन जो है, जो तुमने परिभाषा पढ़ी थी ऑस्मोसिस की, गलत हो गई लग रहा है। तुमने परिभाषा पढ़ी थी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जल का प्रवाह, यहाँ पर तो उल्टा हो गया। सर क्योंकि यही कारण था कि मैंने तुम्हें अभी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, वही परिभाषा जो मैंने अभी पढ़ाई इसके आधार पर मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो इसके पास पानी को खींचने की जो ताकत है वो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके पास जो पानी को जिस प्रेशर से खींच सकता है वो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। भाई सबसे सिंपल लैंग्वेज में अब तो समझ में आ गया तुम्हें? नहीं आया? यस सर। पाई इक्वल टू I into CRT, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। पाई इक्वल टू CRT नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कितना हो जाएगा 2 into 5RT, यानी ये क्या हो गया 10RT। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 10RT। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है CRT यानी 6RT, तो इसका 6RT, इसका 10RT। यदि मैं RT की वैल्यू बोलूं तो 22.4, 1 मोलर सॉल्यूशन जो होता है इसका 22.4 atm होता है। क्या तुम्हें ये याद है? नहीं याद है तो याद रखना। अच्छे बच्चे जो है ये डेटा ध्यान रखते हैं, एग्जाम में वो निकालने के लिए नहीं बैठते, एटीएम में उनको पता होता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, इसका ओपी यहाँ पर हाई है और इसका ओपी यहाँ पर लो है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अब भूल जाओ परिभाषा, ऊपर से दाब लगा रहे हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, फलाना करें ढिमका करें, भूल जाओ। क्या ध्यान रखो, ऑस्मोटिक प्रेशर वो है जो इसको शुद्ध जल में रखते तो जितने पावर से पानी को खींचता, जिस प्रेशर से पानी को खींचता, जिसका ओपी ज्यादा वो पानी को ज्यादा प्रेशर से खींचेगा। कौन खींचेगा प्रेशर से, ए की बी? ए खींचेगा। इसका मतलब पानी किधर से किधर आएगा, बी से। पिक्चर क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस सर। समझ गए अब कंसेप्ट क्लियर हुआ ओपी का कि ओपी क्या है। ओपी किसी भी सॉल्यूशन का, अब ये सॉल्यूशन तो कहां पे रखा हुआ है, ये तो प्योर वाटर में रखा ही नहीं है। तुम बोलोगे सर ये तो प्योर वाटर में रखा ही नहीं, इसके ओपी का हम क्या करें, हमको नहीं पता। तो ओपी कोई भी सॉल्यूशन है उसका होता है I * CRT या CRT, और ये हमें बताता है कि यदि हम इसको प्योर वाटर में रखते हैं तो कितने प्रेशर से पानी को खींचता। जो ज्यादा प्रेशर से पानी खींचेगा वो हमेशा लो ओपी वाले का पानी खींच लेगा। इसीलिए वाटर का फ्लो हमेशा लो ओपी टू हाई ओपी होता है। क्लियर एकदम? यस, आज पहली बार जानी में ऐसा होता है। अच्छा पहली बार जाने,
देखो हाँ। हाँ, तो इसीलिए बुक की लाइन नहीं पढ़ा रहा। बुक की लाइन पढ़ा देता तो आज भी नहीं जानता, तो आज भी तुमको वही बात पता रहती जो तुम्हें अभी तक पता थी। ठीक है, हेलो सर। प्रैक्टिकली समझना है तो हमको बुक की लाइंस के बियॉन्ड जाना पड़ता है, हमको चीजों को विजुअलाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। चलो सर आई की वैल्यू 2 होगी इसमें। आई की वैल्यू NaCl के लिए 2, जितने जितने आयंस में डिसोसिएट होगा उतना होता है मैक्सिमम, उतना होगा मैक्सिमम। ये बहुत ज्यादा लिखाएंगे आई के बारे में, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ओपी, किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ओपी सेम उतनी ही सांद्रता वाले नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से ज्यादा होगा? यस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ओपी उतने ही सांद्रता वाले नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ओपी से ज्यादा होगा? सर हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं। यस, हर बार होगा, क्यों नहीं जरूरी? क्यों ऐसा जरूरी नहीं, बताओ रीजन दो। हर बार ऐसा होगा, जब जब आएगा तब तक ऐसा होगा। सर कोई कोई कंडीशन में उसका आई का जो वैल्यू हो वो तो 1 होता है ना, 1 नहीं, आई का वैल्यू 1 होगा तब तो बराबर ही होगा। सर क्वेश्चन रिपीट करो तो। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ओपी सेम सांद्रता वाले नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से ज्यादा होगा कि नहीं? अरे बच्चे, आई का वैल्यू कुछ भी हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आई का वैल्यू कुछ भी हो जाएगा तो सेम सांद्रता वाले से तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई करेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे तो यस सर। यस, तो वो सही। सर हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स और जीरोफाइट्स में सबसे ज्यादा किसका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर? जो जिसको ज्यादा जोर से पानी खींचना पड़ रहा है उसका ओपी ज्यादा होगा। कौन सबसे ज्यादा पावर से पानी खींच रहा है? हेलोफाइट के आसपास में तुम देखते हो क्या? हेलोफाइट्स के आसपास में क्या देखते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तब भी वो पानी को खींच करके जिंदा है। तो क्या इसके सेल के अंदर ओपी ज्यादा होना चाहिए? यस सर, सबसे ज्यादा। उसके बाद जीरोफाइट्स, क्योंकि वहां पर पानी की थोड़ी कमी है। उससे कम बात करें तो मीसोफाइट, पानी ठीक ठाक मात्रा में उपस्थित है, और हाइड्रोफाइट के अंदर तो पानी है, तो यहाँ पर ओपी की जरूरत सेल को सबसे कम। सर मीसोफाइट में वाटर की मात्रा कम होती है? नहीं, किसके कंपेयर? जीरोफाइट से कम होती है। जीरोफाइट के कम सर हाइड्रोफाइट से कम होती है। मीसोफाइट का मतलब हमारे आसपास जो प्लांट उग रहे हैं उन्हें सफिशिएंट मात्रा में पानी मिल रहा है। हाइड्रोफाइट के पास उससे ज्यादा पानी है, जीरोफाइट के पास उससे कम पानी है। सर तो इसमें मीसोफाइट प्लांट का एग्जांपल बताइए ना। हमारे आसपास आम का पेड़ उग रहा है क्या? घर के आसपास में अमरूद का पेड़ उग रहा है क्या? यस सर। सर तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है सर, मीसोफाइट में पराग कोश का स्फुटन हम लोग किसके द्वारा कराएंगे? जीरो से पानी सूख के फूटता है वो सर उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उससे पराग कोश के फूटने का कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई संबंध स्थापित होता है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। नो सर, ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब मीसोफाइट से रिलेटेड है तो मैं पूछ दी अभी। नहीं, वो तो सूख के फट रहा है, वो ड्राई हो जाता है, फिर खिंचाव उत्पन्न होता है, फिर एंडोथेशियम वाला जो कंसेप्ट है वो सामने आ जाता है, फिर उसकी वजह से वो फट जाता है। सर ये सेकंड चैप्टर का था ना, तो मैं पूछती। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब टाइम हो गया क्या? अरे टाइम तो बहुत जल्दी हो गया, इसका टाइम पूरा। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। सर पराग कणों के बाह्य छोर का जो आकार और बनावट होते हैं, हम लोग उसको किसके विशिष्ट लक्षण मानते हैं? किसके मतलब? जैसे कि ऑप्शंस में दिया है पादपों की जातियां। सर सेंड करूं? टेक्सॉन, हाँ सेंड।
उससे हम किसी फैमिली या ऑर्डरिंग का पता लगा सकते हैं, टेक्सोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है वो। क्या हुआ तनु, कहां से कहां चली गई? सर सब अलग ही अलग पूछ रहे हैं ना। कौन सा क्वेश्चन? परागकणों के बायोचोल का आकार और बनावट किसके विशिष्ट लक्षण हैं? किसी का भी हो सकता है, तो स्पीसीज, वंश, गण। गण होगा मुझे लग रहा है। क्या दिया हुआ इसका आंसर? सर सी दिया है पादप। क्या दिया हुआ है? गण, सी। क्या दिया हुआ इसका आंसर? सर सी दिया है पादपों का गण। हाँ ठीक है, गण ही करो, क्योंकि ना वैसे जनरल, इन जनरल हम टेक्सॉन की बात करते हैं ना, टेक्सॉन जो है उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब एक जाति और वंश की बात में तो बहुत समानता होती है, जाति में भी और वंश में भी इतनी ज्यादा समानता होती है कि परागकण भी समान ही होंगे। तो इसका आंसर फैमिली ऑर्डर वाले लेवल पे ही आएगा, या तो फैमिली पे आता है या ऑर्डर पे आता है। तो अपने को ऑप्शन में ना फैमिली दिया ही नहीं है, तो अपने कंफ्यूजन ही खत्म होगा। तो इसलिए ऑर्डर जो है वो ज्यादा ठीक है। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके, चलो फिर मिलते हैं। हाँ, अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब हम देखेंगे कि आखिर क्यों हमने ऑस्मोसिस को अच्छे समझा। अभी तो हमने इसे सॉल्यूशन के लिए समझा है, नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम प्लांट में अप्लाई करेंगे। ओके सर। चलो अब मिलेंगे हम लोग मंडे, तब तक तुम लोग अच्छे से पढ़ते रहो। बाय।